MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। समय महाभारत का है लेकिन वक्त जो है महायुद्ध का है और महायुद्ध की सबसे विध्वंसक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध की जो सबसे विध्वंसक तस्वीर है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये तस्वीर है खामेनेई के घर की, उस हेडक्वार्टर की जिसको सबसे पहले निशाना बनाया है आईडीएफ ने और बाकायदा इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह तस्वीर जारी की है। इसको पूरी स्क्रीन जरा दिखाइए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ये तस्वीर जरा दिखाइए। इसमें साफ तौर पर वो हेडक्वार्टर नजर आ रहा है जिसको निशाना बनाया गया। एक साथ 30 मिसाइलें यहां पर दागी गई और खास बात क्या है? खास बात यह है कि शुरुआती हमला यानी कि पहला हमला यहीं पर हुआ था। यहीं पर जानकारी मिली थी कि अयातुल्ला अली खामनेई हैं। उनके बारे में जैसे ही मोसाद ने यह कंफर्म किया, CIA ने कंफर्म किया कि वो यहां पर हैं, यहां पर एक साथ 30 मिसाइल दाग दी गई और ये पूरा का पूरा इलाका ही ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। और दावा क्या है? दावा यह है कि ऑपरेशन पर ईरान के अंदर केवल 1 मिनट के अंदर 40 ईरानी कमांडर ढेर कर दिए थे। यह आईडीएफ ने दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि शुरुआत में ही पूरी की पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो हमने ढेर कर दी। कैसे? उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो धमाका है वो सामान्य धमाका नहीं था। यहां पर तमाम इजरायली यानी कि IRGC के जो कमांडर थे वो मौजूद थे और ये पहला धमाका 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। यानी कि शुरुआत हुई इसी धमाके के साथ और 1 और 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और जो अचीव करना चाहते थे इजराइल और अमेरिका वो उन्होंने पहले मिनट में अचीव किया। यानी कि शुरुआत में ही लगभग 40 कमांडर मार दिए। ये दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिराया है उड़ान भरने से पहले ही। ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त आ गई है और आपके सामने ये तस्वीर है। उड़ान भरने से पहले ही इन विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये 2 विमान हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि F5 और F4 फाइटर जेट है जिनको ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि F4 और F5 2 फाइटर जेट यहां पर खड़े हुए थे। आईडीएफ ने इन दोनों विमानों को ध्वस्त कर दिया। कोशिश यही है कि इससे पहले कि ये विमान हवा में जाएं उससे पहले ही इन विमानों को मार गिराया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये नुकसान जो है लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ईरान की सेना को, IRGC को, उनके इक्विपमेंट्स को, उनके तमाम जो विमान खड़े हुए हैं। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें बड़ी बैलिस्टिक लॉन्च साइट्स को भी तबाह किया है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़ाकू विमानों को हमने निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह दावा किया है। तबरीज हवाई अड्डे पर हमला किया है हमने, ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई है। यानी जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तबरीज की तस्वीरें हैं जहां पर 2 लड़ाकू विमान खड़े हुए थे जो F4 और F5 लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं। हालांकि काफी पुराने ये लड़ाकू विमान हैं लेकिन इन्हीं पर निर्भर जो है ईरान है और ऐसे लड़ाकू विमानों को, जो खड़े हुए विमान हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की जा रही है और अभी भी लगातार ये हमले जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इन सब के बीच लगातार वो साइकोलॉजिकल वॉर भी जो है जारी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल ने एक और नया वीडियो जारी किया है। नया वीडियो जारी करते हुए ईरान पर हमले का ये नया वीडियो है जो इजराइल की तरफ से जारी किया है, आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है और ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक की जा रही है, किस तरह से स्ट्राइक करते हुए ये ध्वस्त किया जा रहा है तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो चीजें हैं, खास तौर से जहां से
बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं, जहां से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जहां से सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो है वो जहां से फायर की जा रही हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और इसलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे सहयोगी यहां पर वो तस्वीर दिखाएं आपको। किस तरह की तस्वीर है जरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ये बहुत बड़ा हमला किया और ये देखिए धुएं का गुबार जो उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है। यहां से अगर धुआं उठ रहा है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कई चीजें जो है खाक हो रही हैं और ये एक बड़ा मिसाइल बेस है, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है कि एक बड़ा मिसाइल बेस है। बड़े मिसाइल बेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और काफी नुकसान यहां पर हुआ है। यह भी दावा किया जा रहा है कि अब यहां पर एम्बुलेंस पहुंची है और यहां से जो घायल लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह का ये धुएं का गुबार है आप देख रहे हैं, एक बड़ा मिसाइल बेस है, इसके बारे में ये दावा किया है और इस बड़े मिसाइल बेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, यरूशलेम में मिसाइल गिराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यरूशलेम में मिसाइल गिराई गई है। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर यरूशलेम में जो होली साइट है, यानी कि जो पवित्र मंदिर है, उसके पास एक मिसाइल को गिराया गया है और यहां पर उसका वॉरहेड जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। यह तस्वीर जो मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और यहां पर एक मिसाइल जो है वो आकर गिरी है। ये जरा देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह पर एक मिसाइल आकर गिरी है और उसको जो इनका बॉम्ब स्क्वाड है उसने जाकर न्यूट्रलाइज किया है, यानी कि धमाका होने से पहले ही उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो इजराइल और अमेरिका इसलिए इस युद्ध में अपर हैंड पर है क्योंकि उनके पास टेक्निकल जो है वो सुपीरियरिटी है। और ये तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी है कि अगर यरूशलेम में भी ये मिसाइल गिराते हैं तो इसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह से भी इजराइल काम कर रहा है, यानी कि वो धमाका होने से पहले ही रोक दिया गया। और इस वक्त हम आपको एक और बड़ा अपडेट बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि ईरान पर 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं। जो IRNA वहां की एजेंसी है ईरान की, उसने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 60 हमले किए गए हैं। 60 बड़े बड़े हमले किए गए हैं। ये IRNA ने दावा किया है। पिछले 24 घंटे में 60 जगहों पर बड़े हमले हुए हैं और अभी इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। इसी तरह के बड़े बड़े हमले जारी रहेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल GD बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह शिराव हमारे साथ हैं। हमारे साथ कैप्टन अखिलेश सक्सेना है। कर्नल मयंक चौबे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि जिस तरह से ये पहला विध्वंसक वीडियो जारी किया है जिसमें यह बताया गया कि 1 से 2 मिनट के अंदर हमने 40 कमांडर, आयतुल्लाह अली खामनेई यानी कि टॉप लीडरशिप, सबको ध्वस्त कर दिया। ये जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी हो या दूसरी चीजों में सुपीरियरिटी हो, ये कितना आगे अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध में ले जाने वाले हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आपको मालूम है कि मोसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और CIA अमेरिका की है। ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी आज से नहीं 2-3 महीने से ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं। वहाँ पे जितनी मिनट टू मिनट खबर आ रही है, उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को कहते हैं, बहुत अपने एजेंट्स पाल रखे, लोकल लोग पाल रखे हैं, जिससे उनको मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। कौन कहाँ पर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ मिसाइल साइट्स हैं, कहाँ न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है, कहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कहाँ खमीनी है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कई हफ्तों की, कई महीने की बात है। आखिर में आप देखेंगे कि फर्स्ट अटैक किस वक्त और क्यों हुआ, ये किसी जन्मपत्री से देख कर नहीं बताया गया है। ये देखा है उन्होंने कि आज उस समय इनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस समय यहाँ पर खुमैनी एक बैठक कर रहा है, एक मीटिंग कर रहा है। इसमें हो सकता है काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स IRGC के भी होंगे और अहदेदार भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे। तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने एक डायरेक्ट 30, आप जिस तरह कह रहे हैं, 30 मिसाइल से अटैक किया
और 30 मिसाइल से ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, 30 मिसाइल फायर करके टोटल सत्यानाश कर दिया। उसी क्षण खुमैनी साहब की मृत्यु हो गई। साथ साथ खुमैनी साहब को एक मारना तो उनके ऑब्जेक्टिव था, आपने शुरू से सुन रहे हैं कि अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला खुमैनी को मारना जिससे कि रिजीम बदली हो सके, और दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करना जिससे न्यूक्लियर बम न बन सके। तो पहला जो है खुमैनी को मार देना ही केवल काफ़ी नहीं था, उनके साथ जो IRGC है उसके सीनियर ओहदेदार को भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि सारी क्लर्जी जो है, अगर कोई सक्सेसर आता भी है खुमैनी साहब का, तो वो भी एक IRGC के सपोर्ट से आएगा, IRGC की प्रोटेक्शन में रहेगा। तो IRGC को भी नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से सीनियर ऑफिसर्स के लिए। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो सबसे सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जो एडवाइज़र था न्यूक्लियर अफेयर्स में, खुमितुल्लाह का, उसको भी नष्ट कर दिया। तो दोनों डायरेक्शंस में इन्होंने एक्शन लिया है बेस्ड ऑन वेरी सॉलिड इंटेलिजेंस, जो कि बहुत दिन से इस पर काम हो रहा था। आखिर में जब उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने एकदम से इस पर हमला कर दिया। समझने की बात यह है कि क्या इसके आगे क्या होगा। इसके आगे आपने देखा ईरान ने बड़ा गलत काम किया, गलत कहिए या सही कहिए उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन उसने 8 दुश्मन और पाल लिए जब उस पर अटैक हुआ। बिल्कुल, जितनी अमेरिकन बेस जनरल प्रसाद, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा ताकत इस बात पर लगानी थी कि आप अमेरिका और इजराइल को क्या सीधा सबक सिखा सकते हैं, जो उनके वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, क्या आप उनको टारगेट कर सकते हैं, क्या आप सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार सकते हैं, और जिस तरह से वो आपको घेर रहे हैं उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए, क्या आप उनको कुछ भी कर सकते हैं अपने सबमरीन्स के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए, अपनी मिसाइल्स के जरिए। आप उस वक्त कुवैत पर हमला कर रहे हैं, आप उस वक्त दोहा पे हमला कर रहे हैं, आप उस वक्त बम गिरा रहे हैं UAE पे, आप उस वक्त बम गिरा रहे हैं बहरीन पे, और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि किस तरह से रिटेलिएशन हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान इस वक्त क्या कर रहा है, कुछ बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई भी इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। ईरान ने इस वक्त क्या क्या किया है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज, कुछ बड़ी जानकारियां अपने दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, PCR जरा हमें बताएं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है, बड़े हमले का प्लान तैयार है, काट्स ने कहा है बड़े हमले के लिए हम तैयार हैं। इजराइल पर ईरान ने नई मिसाइलें दागी हैं, सभी मिसाइलों को ट्रेस किया गया है, IDF ने यह दावा किया है, अलर्ट भी हमने जारी किया है, यह भी IDF की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान का अब रिएक्शन क्या है। ईरान का रिएक्शन है कि वो जामकरन जो मस्जिद है, वो जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं तेल अवीव के ऊपर, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। पहला अपडेट इस वक्त का यह है कि तेल अवीव में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और तेल अवीव में इस वक्त मिसाइल हमला किया गया है। ये जरा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के तेल अवीव की, जहां पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल पहुंच रही है। हालांकि IDF यह दावा कर रहा है कि हम इन सभी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिरा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में देखिए, ये देखिए आसमान में किस तरह से, इसको एक बार पूरी स्क्रीन पर विजुअल को दिखाइए आप, कैसे आसमान के अंदर इनका आयरन डोम और बाकी का डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। मिसाइलें आ रही हैं, लेकिन उनको आसमान में ही किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, और इसीलिए तेल अवीव में नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है। लेकिन संकेत क्या है, संकेत क्या है, वो मैं जामकरन मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, और इस लाल झंडे का मकसद पूरे देश में जाता है। स्पष्ट है क्या कहना चाहते हैं इस लाल झंडे के जरिए, क्योंकि जब भी इस मस्जिद पर यह लाल झंडा लगाया जाता है, मतलब कि स्पष्ट रूप से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है, और ये युद्ध का खुला ऐलान है जैसे ये लाल झंडा फहराया गया। मेरे साथ इस वक्त कर्नल चौबे हैं। कर्नल चौबे, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो रिटेलिएशन का मूड है ईरान का, वो लग तो रहा है कि ये विध्वंस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कितने उनके पास कैपेबल हथियार हैं, और क्या वाकई जो मैंने कहा कि जो आसपास आपको समंदर में घेर कर खड़े हैं अमेरिकन वेसल्स, क्या उन तक आप नहीं पहुंच सकते, तो आप फिर बहरीन को, कभी कुवैत को, कभी दोहा को जाके अटैक कर रहे हैं? कि जो ईरान कर रहा है उसको हल्के में ना लीजिएगा।
ईरान ने इस युद्ध में अपनी टैक्टिक्स पूरी बदली है। पहले उन्होंने अपने 12 दिन के युद्ध में सबसे पहले ड्रोन्स का प्रयोग किया था। इस बार उन्होंने मिसाइल्स का प्रयोग किया है। मिसाइल्स का प्रयोग करके उन्होंने सबसे पहले जो खतरनाक इलाके थे उनके लिए यूएई के और बहरीन और कुवैत के, उनको उन्होंने खत्म किया है। मैं खत्म किया है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नुकसान वहां पर बहुत हुआ है। जो मेरे पास रिपोर्ट ग्राउंड से आई है बहरीन के बारे में, भारी नुकसान हुआ है वहां के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को। वहां पर काफी जान माल की हानि भी हुई, ऐसी रिपोर्ट आई है। नंबर 2, उन्होंने जाबेल अली बेस पे अटैक किया है। आपको ध्यान होगा बीच में आया था कि बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरी है। आज सुबह तक मेरे पास में वहां से रिपोर्ट आ रही थी कि वहां पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला चल रहा है। कारण उसका यह है कि जाबेल अली के ऊपर उनका बर्थिंग स्टेशन है, यहाँ डॉक करती हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इनके डिस्ट्रॉयर्स, और यहाँ पर इनको असला से लैस किया जाता है। तो इसको खत्म करना इनके लिए निहायत जरूरी था। वहां पर भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है। कुवैत में इन्होंने डैमेज किया। तो इन्होंने इस समय हर वो चीज को डैमेज कर रहे हैं जहां पर, तो इसको आप ये मत मानिएगा कि बहरीन पे हमला हुआ। ये हमला यूएस के एसेट्स को हो रहा है, और यूएस के एसेट्स जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं युद्ध में, उन पर अटैक किया जा रहा है। लाल झंडे का आपने बात किया था। 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में इमाम हुसैन की शहादत के बाद में लाल झंडा जो है सिग्निफिकेंस होता है ब्लड का, सैक्रिफाइस का। इसको लास्ट में कासिम सुलेमानी की 2020 में आपको ध्यान होगा हत्या हुई थी, उसके बाद लहराया गया था। तो ये होता है कॉल टू जिहाद का एक तरीका है ये, कि अब हम पे अटैक हो चुका है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। जी बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है, सब पूछ रहे हैं कि भारत इस मामले को लेकर क्या कर रहा है, भारत का स्टैंड क्या है। दोनों विदेश मंत्रियों से बातचीत तो की है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से मिल रही है। आज रात सीसीएस की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव है। ये सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। इसमें निर्धारित किया जाएगा कि मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर स्टैंड क्या रखा जाए। मिडिल ईस्ट के हालात पर इसमें चर्चा संभव है। आज रात सीसीएस की जो बैठक है वो होने जा रही है। और मैं अखिलेश सक्सेना जी, एक टिप्पणी आपकी जरूर इस पर चाहता हूं, क्योंकि सब ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त भारत का स्टैंड क्या है। हालांकि विदेश मंत्री ने कल जो 2 एक्सपोज किए थे, उनके मुताबिक हमने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, ईरान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है। हमारी भूमिका अभी तक तटस्थ नजर आ रही है, लेकिन ये सीसीएस की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? देखिए, ये भारत के लिए बायलैटरल रिलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, हम लोगों के इजराइल से बहुत अच्छे रिलेशन है, और इजराइल एक हमारा ट्रस्टेड एलाई है स्टार्टिंग फ्रॉम कारगिल वॉर, इवन बिफोर दैट। तो डेफिनेटली, एंड अभी हमारे पीएम ने इजराइल का दौरा भी किया था। लेकिन ईरान से भी हमारे बायलैटरल रिलेशन थे, और यूएस से आप देख ही रहे हैं हमारे रिलेशन थोड़े से अप एंड डाउन रहे हैं पिछले कुछ साल में। तो डेफिनेटली जब ये 3 कंट्री सामने, तो इंडिया एज ए न्यूट्रल रहेगा। आई डोंट थिंक वी विल गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग डायरेक्टली, बट डेफिनेटली अभी जो इसके इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इंडिया पे आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले आपने देखा जैसे स्टेट ऑफ हम्रुज में हमला हुआ है, और अगर वो ब्लॉक होता है तो वहाँ से भी इंडिया की काफ़ी ऑयल सप्लाई आती है। डेफिनेटली ओवरऑल हमारा ऑयल इंपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, और अभी हम देखेंगे शायद ऑयल के प्राइस जो हैं वो एस्केलेट करना शुरू हो जाएंगे। सो इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई थिंक वी विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम चाहेंगे कि ये शांति बने, और हम ईरान और इजराइल दोनों को लेके आएंगे। एंड अमेरिका भी इस बात को समझता है कि इस समय जियो पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे इंडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एंड शायद इंडिया इस पोजीशन में है कि दोनों पार्टियों को साथ लेके आए, और अभी भी उन्हें एक शांति प्रक्रिया शुरू करने में हेल्प करे। तो हम किसी की तरफ से लड़ने नहीं जाएंगे, बट आई थिंक जो इंडिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और अभी आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, और उसके बाद ये आएगा कि हम दोनों देशों को साथ लेके आएंगे और शांति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो हो गया वो हो गया, बट यहाँ से हम डेफिनेटली चीजों को एक सही दिशा में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके आगे भी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि यूएई के शारजा में ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है। शारजा के शॉपिंग सेंटर में इस बार हमला किया गया है। कई लोगों के फंसे होने की खबर है, वहां से मिल रही है। यूएई के शारजा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईरानी ड्रोन ने जाकर अटैक किया है। यूएई के शारजा में ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए, तस्वीर भी उससे जुड़ी हुई सामने आ गई है। ईरानी ड्रोन हटा हुआ है, धुआं उठता हुआ वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ का ये शॉपिंग सेंटर है, जहां पर
जाहिर बात है कि सिविलियन लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं और आम आबादी का जो इलाका है उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसको जरा देखिए, ये शारजाह में ड्रोन अटैक है और अगर शारजाह में ड्रोन अटैक हो रहा है, खास तौर से ऐसा इलाका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है उस जगह पर अगर अटैक हो रहा है तो इसके मायने क्या हैं और यूएई कब तक शांत बैठेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मैं चाहता हूं लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह शिराव साहब, आप इस पर थोड़ा सा बात करें कि ये जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जब तक कहा जा रहा है कि नेवल बेस है, अमेरिकन बेस है, एयर बेस है, हमला कर रहे हैं, शायद ये गल्फ कंट्रीज रुक भी जाएं, लेकिन क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा कि कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आम आबादी है, वहां पर जाकर आप टारगेट करें जैसे ये शारजाह में अटैक हुआ है? शिराव साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप म्यूट है शायद, देखिए जरा। हाँ जी जी बोले। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कभी लड़ाई होगी या हो रही है, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस समय विश्व में जहाँ पे भी चल रही है, तो एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि एक्यूरेसी उतनी नहीं आ सकती और सबको पता है कि जब भी लड़ाई होगी तो नुकसान दोनों तरफ से होगा, सिविलियंस की उस आबादी को भी होगा और सिविलियंस के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी होगा। अभी यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम कब तक इसको झेल सकते हैं या कब तक इसको हम ऐसे ही चलने दें। जी, चाहता कोई नहीं है कि किसी सिविलियंस आबादी पे या उस जगह को बर्बाद करे जो सैनिक नेचर में या सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ना हो। यहाँ देखने वाली एक और चीज़ भी है कि अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन का जो अगर आप देखेंगे पेनिट्रेशन समझो या फिर जो मार्क क्षमता समझो, वो बहुत एक्यूरेट है जी। ये मिसाइल और उससे भी ज़्यादा स्टिक है, पर कई बार हमने देखा है कि जानबूझ के भी दोनों तरफ से ये कार्रवाई की जाती है ताकि जो बाकी नेशंस हैं वो भी इसमें शामिल हो। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां की स्थिति क्या है वो तो बतानी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रोन अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक हुआ है तेल के टैंकर के ऊपर। स्काईलाइट तेल टैंकर स्काईलाइट को निशाना बनाया गया है, इस जहाज को निशाना बनाया गया है और एक कामिकेज ड्रोन से इसके ऊपर हमला हुआ है। देखिए धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर है। वहां पर ये तेल का टैंकर है, ये स्काईलाइट नाम का एक जहाज है जिसके ऊपर ये हमला हुआ है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह से अटैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। तेल के दामों का अभी जिक्र हुआ कि ऑयल प्राइस हाइक हो सकती है। जाहिर बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी ब्लॉक करके रखा गया है, लेकिन इस वक्त देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर इस स्काईलाइट नाम के जहाज को जो है निशाना बनाया गया है। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि स्काईलाइट टैंकर में जो 20 लोग फंसे हुए थे उनको बचाया गया है और उसमें भी खास बात यह है कि इसमें 15 भारतीय लोग भी थे। एक भारतीय युवक ने यह वीडियो शेयर किया है जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर धमाका हुआ। इसको निशाना ड्रोन के जरिए बनाया गया था। इसमें 20 लोग फंसे हुए थे, 20 लोगों में से 15 भारतीय थे जिनको बचा लिया गया है, यानी कि लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इस जहाज को नुकसान हुआ है और ये धुआं उठता हुआ वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि देखिए अब अगर इस तरह के हमले शुरू हो गए और सामान्य जहाज जो तेल को लेकर जाते हैं उनको अटैक किया जा रहा है तो कैसे इस युद्ध को बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ, इसका क्या मतलब है? दिस इज नथिंग एज बट पैनिक अटैक। इसका मतलब ये इसके नीचे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब भी हम कोई मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है? किसी जहाज़ को गिराना, एयरक्राफ्ट को गिराना? यस, इट्स ए मिलिट्री एसेट, उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्या ये कोई एनिमी का ड्रोन है, उस पर हम ड्रोन से अटैक कर रहे हैं? यस, इट्स ए मिलिट्री टारगेट। क्या हम किसी एक हेड ऑफ द नेशन को अटैक कर रहे हैं जिस तरीके से वेनेजुएला में किया और ईरान में किया? क्या ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ है? यस, इट्स ए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक जहाज़ जा रहा है तेल का
उसके ऊपर आप एक ड्रोन अटैक करें, आई थिंक इट्स वेरी इमेच्योर, आई थिंक इट शोज पैनिक एक्शन, इट शोज कि किसी तरीके भाई हम भी तो कुछ कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आप कोई ऐसा काम करके दिखाइए जिससे आपकी कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, जिससे आपको कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मिल रहा हो। इस समय आप जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे मिडल ईस्ट में यूएई में देख रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन के 8 अमेरिकन के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वहाँ पे जाके बम गिरा रहे हैं। आपने अभी बताया शॉपिंग मॉल में बम गिरा दिया, क्या फ़ायदा है उसका? इट इज़ गॉट नो मिलिट्री रेलेवेंस। उससे कोई लड़ाई के ऊपर असर पड़ रहा है क्या? कोई असर नहीं पड़ रहा जी। तो पॉइंट ये देखना चाहिए कि इस समय ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। दे हैव नो रेगुलर प्लान। जहाँ पे चाहे एक मिसाइल छोड़ दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो एक तेल अवीव के छोड़ दिया, एक जेरूसलम में छोड़ दिया। मालूम है इनके आयरन ड्रोम्स हैं, मालूम है इनकी लेज़र गाइडेड ड्रोम्स हैं, उससे ये कैसे बच के निकलेंगे? ठीक है, आपने ट्राई किया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना सही, कम से कम वो मिलिट्री टारगेट तो था। ये स्टारलाइट पे ड्रोन चलाना तो कोई मिलिट्री, मुझे तो दिख नहीं रहा इसमें कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मैं कर्नल चौबे के पास इसी सवाल के साथ इस समय ईरान जो सोच रहा है, क्या ये जो स्ट्रांग लीडरशिप थी या टॉप लीडरशिप के कुछ सदस्यों के खत्म होने का असर है, और ये पैनिक उनकी लीडरशिप में भी दिख रहा है कि कहां अटैक करना है, कहां नहीं करना है? क्या इसका परिणाम होगा, या क्या वो अचीव करना चाहते हैं ऐसे अटैक्स के जरिए? क्या ये क्लियर हो रहा है? देखिए राम, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे थे और कर्नल शेरॉन भी कह रहे थे, ये अटैक्स जो हैं ये सिविलियन टारगेट्स पर ये कुछ सिग्नल देने के लिए हो रहे हैं, इससे कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में MV स्टारलाइट पे अटैक करना, अब ये यूके मैरीटाइम कोऑपरेशन का जहाज है, वहां से पास हो रहा है, आप उस पर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वह 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको चोक करने का आपका एम है। वो चोक हुआ तो दुनिया भर की गैस और तेल सप्लाई बाधित होगी। यूएई पर अटैक जो कि हो रहा था, मैंने उसको पूरा मैप करने की कोशिश की कि आखिर इनका नेवल बेस कहां पर है, और ये अटैक जो मिसाइल गिर रहे हैं और ड्रोन्स जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। यकीन मानिए, एक अटैक फेयरमाउंट होटल के ऊपर भी होता है जो करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से। फिर जब मैंने चेक किया कि वहां पर बुर्ज अल खलीफा के पास में एक मिसाइल गिरती है, वो कितनी दूर है, तो वो करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर ऐसी कोई इनके पास मिसाइल नहीं है जिसका कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो है इतना ज्यादा है। इनकी मिसाइल हद से हद 1.2 किलोमीटर की दूरी पर जा सकती है अपने टारगेट से अलग, यानी उसका इतना एरर हो सकता है। तो कोई ऐसी इनकी मिसाइल नहीं है जो कि इतनी रोक चली जाएगी। तो ये एम है वहां पर हैरेस करने का यूएई को, और यूएई से एक तरीके का रिएक्शन निकलवाना, क्योंकि यूएई जो है वो हाउस कर रहा है अमेरिकन एसेट्स को, तो सीधे तरीके से चैलेंज हो रहा है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास ये जानकारी है कि सऊदी अरब अब इस मामले को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है, और सऊदी अरब इस मामले को लेकर, मेरी जानकारी ये है कि ईरान को मेरे पास जानकारी है कि ईरान को एक तरह से सऊदी अरब ने धमकाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब में ईरानी राजदूत को तलब किया गया है। सऊदी अरब ने इन हमलों की निंदा की है जो सऊदी अरब के ऊपर हो रहे हैं, और सऊदी अरब ने ईरान के राजदूत को तलब किया है, उनको तलब किया गया है, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ईरान अगर ईरान नहीं रुका तो इसके जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि टारगेट पर जो है वो केवल सऊदी अरब नहीं है, टारगेट पर यहां पर कई और देश भी हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। जरा दिखाइए कि कौन कौन से देश जो हैं इस वक्त ईरान के टारगेट पर हैं, और ईरान की मिसाइल कहां कहां पर गिर रही हैं। ईरान जो बदला ले रहा है, 9 देशों पर इस वक्त हमला कर रहा है। यह हमला जॉर्डन पर हुआ है, इजराइल पर तो हो ही रहा है, सीरिया पर हमला किया गया है, हमला इराक में हुआ है, कुवैत में हुआ, सऊदी अरब में हुआ, बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं, कतर में हमले हुए हैं, और यूएई में भी हमले लगातार हो रहे हैं। सऊदी अरब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक बार वो फिर से मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहता हूं। सऊदी अरब ने पहला ऐसा देश है जिसने साफ तौर पर बोला है, सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि सऊदी अरब का रिएक्शन इस वक्त यह है, वो कह रहे हैं कि ईरान के जो राजदूत हैं वो हाजिर हो और इस बात का जवाब जरूर दें, इस बात का वो जवाब दें कि भाई ये हमले क्यों किए जा रहे हैं। सऊदी अरब हमले की निंदा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो फिर इनका जवाब हम देंगे। मैं इसी पेशेंस की मैं बात कर रहा था कि कब तक ये पेशेंस जो है जवाब देगा। ये कुछ समय तो टिक सकता है लेकिन फिर बाद में जवाब देगा। और चीन का रिएक्शन भी आ गया है, चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है
खामेनेई की हत्या निंदनीय है, यह चीन ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुनिया का जो कानून है उसका उल्लंघन है, यूएन चार्टर का यह उल्लंघन है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खामेनेई की हत्या की निंदा की है चीन ने। इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ा रिएक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया है। नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ईरान पर हमला राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। कुछ इसी तरह की भाषा चीन की है, कुछ इसी तरह की भाषा रूस की है, और सभी ये मिलकर कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। सोवरेनिटी हर देश की होती है और उसका ये खुले तौर पर उल्लंघन है, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे समझना चाहता हूं अखिलेश सक्सेना जी, ये रिएक्शंस खासतौर से चीन के, रूस के, ये कुछ मायने रखते हैं या कुछ एक्शन भी दिखना चाहिए तब इन रिएक्शंस के कुछ मतलब निकलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए रशिया और चाइना ये दोनों ईरान को टैक्टिकली सपोर्ट कर रहे थे अब तक। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने उनको अभी अपना एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरान ने उनसे प्रोक्योर किया था। ऑब्वियसली वो इतना इफेक्टिव नहीं था चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, और वो इजराइल और यूएस की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। तो डेफिनेटली वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी आप देखिए जो उनके बयान है वो इतनी देर बाद आए, राइट, उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल फोरम में वो डेफिनेटली इस चीज़ को उठाएंगे जिससे कि इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव पड़े, लेकिन डेफिनेटली वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत रशिया और चाइना इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के साथ आए अभी। लेकिन डेफिनेटली इससे क्या हो रहा है, जब ये बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं तो डेफिनेटली इस बात का दबाव पड़ेगा कि आप एक निगोशिएटिंग टेबल पे आइए। वो एक थोड़ा सा यूएस के ऊपर दबाव पड़ता है। दो हमने देखा है अपने पिछले साल से ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल अलग चलती है। ट्रंप पे काफ़ी चीज़ों का कुछ असर नहीं होता और जो उन्होंने ठाना होता है वो करते रहते हैं, तो इसलिए उनका प्रेडिक्टेबल रिएक्शन नहीं है। तो मुझे पता नहीं इन चीज़ों का कितना दबाव पड़ेगा, बट डेफिनेटली लेकिन जनरल प्रसाद, टेबल पर तो अब आना चाहते हैं ट्रंप, और ट्रंप यही कह रहे हैं कि अब तो बातचीत के रास्ते हम ही चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका जो पहला और मुख्य पॉइंट था वो था अयातुल्लाह अली खामनेई को एलिमिनेट करना, और उनके साथ साथ वो भी इस बात को जानते हैं कि वहां की चीजें अगर किसी व्यक्ति की वजह से खराब हो रही थी, ये ऐसा ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर कोई डीरेल कर रहा है तो वो खामनेई डीरेल कर रहे हैं, और अब इतना कुछ कर दिया है, अगले 1-2 दिन में और कर देंगे, बाद में तो टेबल पर वो आना चाहेंगे। जनरल प्रसाद जी, आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, और आई थिंक आई हैव द सेम व्यू। देखिए, अमेरिका पहले तो बहुत कोशिश करता रहा कि शायद नेगोशिएशंस हो जाएं। कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें, वी डोंट वांट यू टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो सबको मालूम है पिछले कितने डिकेड से ये वार्तालाप चल रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ गए तो इजराइल का रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ईरान पूरा जो हुती है, हिजबुल्ला है, हमास है, उसको सपोर्ट करके ईरान को चारों तरफ से घेरता रहता है। तो ईरान इस समय अपने एग्जिस्टेंस की बात करता है। अगर न्यूक्लियर बम बन जाए तो ईरान बहुत ख़तरे में पड़ जाएगा। पहला एम था ईरान को न्यूक्लियर बम का, वो माने नहीं। कई दफ़ा ट्रंप साहब ने कहा आप इस पर बात कर लीजिए, तो माने नेगोशिएशन फेल हो गए। जब अपॉर्चुन टाइम मिलिटरीली आया, जो इंटेलिजेंस की वजह से, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उन्होंने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। अब बात रही कि हर एक, देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस का एक एम होता है। एम होता है कि ये एम हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि आपका एम है खमीनी को मारना, रिजीम चेंज करना, और वहाँ न्यूक्लियर एसेट्स को आगे बढ़ने नहीं देना। अगर ये दोनों एम पर आप ध्यान से आज देखें, और अगर एम वो बेकार है जो कि एम अनलिमिटेड टाइम फ्रेम में चले जा रहा है। आपने देखा यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है, क्या एम था, क्या अचीव हुआ, कहाँ रुकेगा, किसी को नहीं मालूम, कितना नुकसान हो गया जी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एम एक चलता ही रहे, बरसों चलता रहे? गलत है। तो जिस तरह से हमने सिंदूर में करके दिया, सिंदूर इज़ वन ऑपरेशन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज सराहना करता है कि भारत का एक एम था, अचीवेबल एम था, टाइम फ्रेम था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ख़त्म हो गया। सिर्फ जो टारगेट थे उनको बर्बाद किया, उसके अलावा ना हमारा कोई नुकसान हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर कोई नुकसान हुआ। तो दिस इज़ दी मॉडर्न थिंकिंग ऑफ वॉरफेयर जो हम आज देख रहे हैं कि इजराइल यूक्रेन में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है। कितने लोग मर गए? क्या हम दुनिया में मारना चाहते हैं? क्या इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा के नष्ट करना चाहते हैं? अगर ये लड़ाई चलती रही तो ईरान में भी वही होगा जो यूक्रेन में हुआ।
सो इस समय वर्ल्ड सोच रही है, मेच्योर थिंकिंग ये है कि आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, चलिए मान लिया आपने, अभी खुमीनी को निकाल के 50% एम तो हो गया। हाँ, वो रजीम चेंज नहीं हुई है, दिक्कत यह है कि कितनी बार माने सर, किस तरह से होगा, शंकर क्या प्रसाद जी, वापस हम आएगी, कितनी बार माने कि आपका ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल बात आई, हम कितनी बार माने कि ये आपका एंटी न्यूक्लियर मिशन है, क्योंकि आपने पिछला ऑपरेशन भी जब किया था तो यही कहते हुए किया था कि भाई हमने अचीव कर लिया है और हमने इनकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, हमने B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जमीन के अंदर कई फीट जाकर सब कुछ तबाह कर दिया, और आप कुछ महीने के बाद फिर इसी बात को लेकर निकल कर आ जाते हैं कि नहीं भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी उनके पास नहीं होनी चाहिए, वो न्यूक्लियर हथियार जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट करके कहीं उसको हथियार ना बना ले। प्रसाद जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए आप प्लीज कि खुमैनी इज ऑल्सो इशू। खुमैनी को तो निकालना था ना, वो तो निकाल लिया, तो कम से कम कुछ 25% ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ है। वहाँ सीनियर मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसको बर्बाद कर दिया ना, जो उनका एडवाइजर था न्यूक्लियर, वहाँ भी कोई 25% सक्सेस हुई है। ये कोई नहीं कहने को तैयार है कि 100% न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो देश शांति चाहते हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी टू हैव ईरान न्यूक्लियर इश्यूज रिलेटेड टू सिविलियन यूज, लेकिन केवल इतना ही नहीं है सर, अभी नेतन्याहू का आप ताजा बयान सुने, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमले जो है रुकने वाले नहीं है, अभी इसके आगे भी हम लगातार हमले करते रहेंगे। और ट्रंप का भी जो आज का सुबह का जो उनका ट्रुथ से पोस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर ये हमला ईरान की तरफ से नहीं रुका तो फिर वैसा हमला होगा जैसा कभी देखा नहीं होगा। और इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, यरूशलेम के में भीषण बमबारी हुई है। बेत शेमेश में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मलबे के नीचे एक शव दबा हुआ मिला है। मिसाइल अटैक में 23 लोग घायल भी हुए। रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें दागी गई थी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धमाका यहां पर हुआ है और अब जब मलबा हटाया जा रहा है तो उसके नीचे से शव बरामद हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से हमला हो रहा है और रिहायशी इलाके इस बार टारगेट किए जा रहे हैं। बेत शेमेश यरूशलेम की ये तस्वीरें हैं। हालांकि एक मिसाइल जो गिरी थी उसको न्यूट्रलाइज भी यरूशलेम में जो मंदिर है यहूदियों का, उसके पास जो है उस मिसाइल को डिफ्यूज भी किया गया है। उसका जो वॉरहेड था उसको डिफ्यूज किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बेत शेमेश की तस्वीरें यरूशलेम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। कुछ मिसाइल वहां पर आकर गिरी हैं और तकरीबन 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तेहरान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल क्या कर रहा है? लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। सरकार के ठिकानों पर हमले जारी हैं। जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं वो टारगेटेड नहीं है, यानी कि सही जगह पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं वो टारगेटेड है। कहीं पर जो मिसाइल बेस है उसको टारगेट किया जा रहा है, जिसकी हम आपका इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मिसाइल बेस है और इस मिसाइल बेस को टारगेट किया गया है तेहरान में, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि सारी की सारी स्ट्राइक जो है खास तौर पर उन ठिकानों पर की जा रही हैं जहां पर या तो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, सेना के हथियार हैं, या फिर बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं या बड़ी बड़ी लॉन्चिंग साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। मयंक चौबे जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, ईरान की तरफ से भी मिसाइलें मारी जा रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर जो मैं देख पा रहा हूं वो यही है कि आप तबाह क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको क्या मिल रहा है। मिसाइल गिरी लेकिन आउटपुट क्या आपने हासिल किया? राम, अगर आप बेत शेमेश की बात करेंगे जहां पर ये अटैक हुआ है, ये करीब 30 किलोमीटर दूर है जेरूसलम से और इसका बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है ये इस सिटी का। तो आप ईरान के हमले को ये मत मान के चलिए कि ये खाली मिसगाइडेड हमले हैं। उनकी मिसाइल जहां जा रही है उसका एक पीछे इंटेंशन है। 1.5 लाख की आबादी पर आप अटैक करते हैं। इजराइल में अगर आप एक सिटी को अटैक कर पा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आपने उनके आयरन डोम, डेविड स्लिंग सबको बीट करके, और अभी लेटेस्ट उनका जो था आयरन बीम, उसको भी आपने नेगेट करके वहां तक अपना प्रक्षेपास्त्र पहुंचा दिया है। ये सिग्नल देने का प्रयास होता है कि आपकी डिफेंसेस को हम पियर्स करके अंदर जा रहे हैं, सिविलियन इलाकों को एंगेज कर रहे हैं। तो ये युद्ध जो है, जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं, ये अब थोड़ा बढ़ेगा और गंदा होता जाएगा। ये वहीं की तरफ इस समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरान के हमले जो हैं ऐसे नहीं है कि मिसगाइडेड हैं, बहुत सोच समझकर सटीक और विद अ प्रॉपर एम किए जा रहे हैं।
जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया था लाल झंडा लगाकर मस्जिद के ऊपर, तो ये बिल्कुल उसी लाइन पर चलता जा रहा है और ये गंदा होने की एक लाइन पकड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, और एक जानकारी मेरे पास ये भी है कि 2 मिसाइल साइप्रस की तरफ भी दागी गई थी और उस पर रिएक्शन ब्रिटेन का भी आया है। यानी कि कुछ और देशों को भी आप इस लिस्ट में जोड़ते जाइए, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा कि हमारे वहां पर सैनिक हैं और वहां पर आप जो है मिसाइल से हमला कर रहे हैं। 2 मिसाइल वहां पर भी दागी गई हैं, ओमान पर भी हमला किया गया है, बहरीन पर तो 45 मिसाइल दागी गई हैं और इसके अलावा इजराइल पर 200 से ज्यादा और तकरीबन 12 से ज्यादा ड्रोन हमले अभी तक हो चुके हैं। ये अब तक का अपडेट है। और इसके साथ साथ जो मैं बात करना चाह रहा था, मुझे अखिलेश सक्सेना जी उस सवाल का अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि सऊदी अरब ने कहा कि भाई अगर आपने हमले नहीं रोके तो हम भी इस बात का जवाब देंगे। क्या ये जवाब जल्दी आएगा या बर्दाश्त की क्षमता को और बढ़ाएंगे ये बाकी के जो देश हैं? देखिए, आपको समझना होगा, जब अटैक हुए, जो पहला अटैक था इजराइल ने किया, जब ईरान ने उसका जवाब दिया 1 घंटे के अंदर उसने इन 7 कंट्रीज के ऊपर अपने मिसाइल दाग दिए। राइट, तो 7 कंट्री के ऊपर अगर आप मिसाइल दाग रहे हैं, इसका मतलब आप इस तरह के अटैक के लिए तैयार थे और आपने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर रखा था। तो जैसा मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया कि जो ईरान ये हमले कर रहा है, ये इसकी भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी थी। जैसे आप देख रहे हैं, यूएस एंड इजराइल, उन्होंने 8 महीने लगाए इस फेज 2 को शुरू करने के लिए, क्योंकि फेज 1 में उन्हें पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने में सफलता नहीं मिली। उन्होंने B-2 बॉम्बर भी यूज किए, लेकिन पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम वो नहीं एलिमिनेट कर पाए और ईरान ने दोबारा उसको शुरू कर दिया। तो इस बार वो आए थे अपनी पूरी तैयारी से और वो दिखा रहा है, जैसे आज तक जो हमले हो रहे हैं, चाहे इजराइल से या यूएस से, बहुत टारगेटेड हो रहे हैं। इसी तरह ईरान ने जो इन 7 देश पे हमले किए, ये उसकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था, क्योंकि उसको पता है वो यूएस तक पहुंच नहीं सकता और इन सब कंट्रियों को लाके वो। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरानी सेना का बड़ा बयान आया है। अमेरिका के सामने हम झुकने वाले नहीं है, ये ईरान ने कहा है। यूएस के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे, ये ईरान ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम झुकने वाले हैं। उनकी जो लीडरशिप है वो बोल रही है, IRGC की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अमेरिका के सामने हम झुकेंगे नहीं, ये ईरान ने बयान दिया है। और ईरानी मिसाइलें और ड्रोन तबाह भी किए जा रहे हैं। इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, ब्रिटिश मिलिट्री प्लेन ने इनको तबाह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि ये आप देखिए, बड़ी जानकारी जो मिल रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश मिलिट्री प्लेन ने इंटरसेप्ट किया है ईरान की मिसाइल्स को, कुछ ड्रोन्स को, और मिडिल ईस्ट के अंदर ब्रिटिश प्लेन्स ने अगर ये काम किया है तो यानी कि इसमें ब्रिटेन की सेना, जैसा कि पहले ही ये स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटेन सहयोग करेगा, वो भी स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगा है। लेकिन मेरा एक सवाल कर्नल चौबे आपके से और है कि एक होती है कैपेबिलिटी, एक होती है कैपेसिटी। मेरी जानकारी जो है, अब तक 450 से ज्यादा मिसाइल्स का इस्तेमाल इन सभी 8-9 देशों को, इनको जोड़ लीजिए, इजराइल को जोड़ लीजिए, इन पर अब तक हो चुका है 450 से ज्यादा मिसाइल्स का इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर। अभी कल आप भारतीय समय के हिसाब से देखें तो 11 बजे के आसपास ये खबरें आनी शुरू हुई और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब तक लगभग 465 मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। तो आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपका कितना स्टॉक है और कितने दिन सर्वाइव करेंगे आप इसी मोड पर चलेंगे? और इन केस अगर ये गल्फ कंट्रीज वापस रिटेलिएट करने शुरू कर दिए तो फिर आप कितने समय बचेंगे? राम, इनके पास में मेरे अनुमान से कुछ नहीं तो 3000 से लेकर 3500 वॉरेड्स मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें अलग अलग किस्म की अलग अलग मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल्स है नेवल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ग्राउंड पर स्थित टारगेट्स को एंगेज करने के लिए। इन्होंने कुछ अपनी नई मिसाइल्स भी इंडक्ट की हैं और कुछ मिसाइल्स इनके पास में कथित रूप से चीन के पास में भी आई हैं। तो इनके पास में मिसाइल्स का जखीरा जो है इस समय काफी है और मेरे अनुमान से अगर यही एटिशन रेट रहा तो कुछ नहीं तो इनके पास में 1 हफ्ते का जखीरा तो आराम से रखा हुआ है। उसके बाद में इनके पास में ड्रोन्स भी हैं, तो ये इन टैंडम काम कर रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन के साथ में लगातार हमले किए जा रहे हैं। दूसरी बात है, अभी तक इजराइल और अमेरिकन एयरफोर्स ने एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं की है। इनके प्लेन्स अभी भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। तो इस समय ईरान जो है एक पोटेंट फोर्स है। 12 दिन के युद्ध के बाद में इन्होंने काफी सीख ली है
और नंबर 2 बात है, इजराइल से मेरे पास में सूचना ये आई है कि वो तैयार हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक की, जो कि 12 डे वॉर में आपको ध्यान होगा नहीं हुआ था जी। और रही सऊदी अरेबिया की बात, तो मुझे याद आ रहा था 17 सितंबर 2025 को MBS और मियां शहबाज शरीफ ने एक मुआहदा साइन किया था डिफेंस का, एक देश पे हमला दूसरे देश के हमले के बराबर होगा और उसका साथ देगा। तो मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि किस समय पाकिस्तान जो है वो लॉन्च अटैक करेगा ईरान के ऊपर। ये थोड़ी हंसी की बात नहीं, थोड़ा सा माहौल को उसको अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। भाई US काउंसलेट पर आज ही वहां की भीड़ जो है वो चढ़ गई, हमला किया और भीड़ को रोकने के लिए 10 लोगों को गोली मारनी पड़ी। गोली तो हालांकि ज्यादा लोगों को लगी है, 10 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कराची के अंदर जिस तरह से अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा वो नहीं कर पाए, इससे उनकी कैपेबिलिटी पता चल जाती है कि उनकी कितनी क्षमता है। और एक छोर पर जनरल प्रसाद वो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज है, एक छोर पर बलूचिस्तान के साथ वो इस वक्त इंगेज है। क्या क्षमता उनकी है कि वो किसी तरह से अपना एक करार जिस पर वो कभी विश्वास नहीं करते, ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस करार पर वो कभी विश्वास नहीं करते, क्या ऐसे मुहाने पर कोई रिस्क लेने की क्षमता पाकिस्तान में होगी? जनरल प्रसाद। करना बिल्कुल फजूल है। पाकिस्तान इस समय कंप्लीटली फिनिश स्टेट है जी। उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर साहब अपने आप को ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी। एक तरफ वो अफगानिस्तान से तालिबान से लड़ रहे हैं, एक तरफ बलूचिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तरफ डोमेस्टिक टेररिज्म से लड़ रहे हैं और एक तरफ भारत की तरफ से उनको हमेशा थ्रेट रहती है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है क्या? पाकिस्तान आर्मी इज़ एन इनकेपेबल आर्मी ऑफ डूइंग एनीथिंग नाउ। उनकी तो पिटाई बलूच कर रहे हैं, उनकी पिटाई तो TDP कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी तो बिल्कुल मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू से इट, इज़ बिकम एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव। अपने देश को क्या कंट्रोल करेंगे वो? उन्होंने द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज़ कम्प्लीटली रूइंड द मिलिट्री। उनकी मिलिट्री में ही एक कोहेजन नहीं है, उनकी सिविल गवर्नमेंट तो कोई काम ही नहीं करती। उनके प्रधानमंत्री तो क्या, उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है दम दमादम हम लड़ाई करेंगे अफगानिस्तान के साथ। तो टुडे पाकिस्तान इज़ मॉनेटरली कम्प्लीटली गॉन। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, उनकी मिलिट्री डिसरे में है, चारों तरफ बटी हुई है, रोज उनकी कैजुअलिटीज होती है अफगान बॉर्डर पे। तो वो क्या लड़ेगा? जी जी, मैं जनरल शंकर प्रसाद की बात को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। देखिए राम, भारतीय वेटरन्स जो हैं वो भारत सरकार, भारतीय फौज के पीछे लामबंद खड़े हैं। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने कल रावलपिंडी से एक लेटर शाया किया है 28 फरवरी को। कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने अपने आप को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है विदेशों को और उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी ही फौज के दुश्मन हैं। जो शंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनके वेटरन्स तक कह रहे हैं इस समय। ये हालत ये है राम। तो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वो कोई किसी तरह का सऊदी अरब का सहयोग करने की इच्छा भी रखते हैं, उनका मन भी कोई इस तरह का बन सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हम लगातार आपको ईरान, इजरायल, अमेरिका के युद्ध पर बड़े अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH